नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्फ कानून पर लगातार 3 दिन हुई बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। वक्फ यानी अल्लाह के नाम दान की गई संपत्ति को मैनेज करने के लिए मोदी सरकार जो कानून पिछले दिनों लेकर आई थी वो संविधान की रोशनी में दुरुस्त था या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिन जोरदार बहस हुई। वहीं कल सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत फैसला कब सुनाएगी इस बारे में कोई तारीख फिलहाल निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन पिछले 3 दिन के दौरान दोनों पक्षों ने जो शानदार दलीलें पेश की वो काफी दिलचस्प रही। केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे थे, जबकि राजस्थान, हरियाणा और भी कुछ बीजेपी शासित राज्य सरकारों की तरफ से पेश हुए वकीलों ने वक्फ पर आए नए कानून की हिमायत में दलीलें दी। वहीं अजदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद और दूसरे मुस्लिम संगठनों याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी और अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई और वकील कानून की दर्जनों खामियां गिनवाई। आपको सुना देते हैं क्या कुछ किसने कहा। वक्फ बोर्ड एक खालिस, एक मजहबी इदारा है, इसमें कोई सेकुलर काम नहीं होता। ये बीजेपी की हुकूमत झूठ कह रही है सेकुलर का नाम लेकर। ये एक प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और इसका ताल्लुक रास्त हमारे दीन से है। इस्लाम का 5वां रुकन चैरिटी है, ज़कात है, तो इसका ताल्लुक उसी से है। कुरान में बेशुमार आयतें हैं जो अल्लाह हमको कह रहा है कि अपनी दौलत को इस्तेमाल करो। तो मेरी ज़दा और माँ और बहनों, ये काला कानून है जो हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, हमारे आशुर खानों को, इमाम बाड़ों को हमसे छीनने के लिए बनाया गया है। आपने मुझसे कबल तमाम जिम्मेदार लोगों से उनके बसीरत और फरोज खिताबात के जरिए आपने सुना होगा कि कानून कैसा बनाया गया है। अगर कोई मुसलमान आदिवासी होगा तो वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा। वक्फ बाय यूजर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुकदमे में वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। आप उस फैसले के खिलाफ गलत तरीके से एक कानून बनाते हैं। आप खवातीन हैं, इस कानून में यह बात लिखी गई कि अगर कोई अपनी जायदाद को वक्फ अल औलाद करना चाहता है और वक्फ अल औलाद करेगा तो मोदी की हुकूमत ये कह रही है कि बेटी का हक नहीं मारा जा सकता। 1955 में जब एक वक्फ एक्ट में संशोधन होकर के दोबारा से वक्फ एक्ट आया था, हाँ, उसके अंदर एक ये थी कि वक्फ बाय यूजर हो या बाकी भी हो, वक्फ की प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी था। और तो 1954 में है रजिस्ट्रेशन जरूरी। जी बिल्कुल। तो इस चीज को CJI ने भी इस पॉइंट को पिक किया और उन्होंने कपिल सिब्बल से पूछा भी है। ये पूछा भी गया कि जब 1954 के एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी था तो आपने उन प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया। तो उनका ये जवाब था कि भाई अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है तो बोर्ड नहीं, मुतावली जो केयर टेकर है उस प्रॉपर्टी का वो जिम्मेवार है और सिर्फ उसके ऊपर 25,000 की पेनल्टी है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ये पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि कौन का मतलब क्या होगा अगर कानून को लागू बोर्ड नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और जो वक्फ एक्ट है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ बाय यूजर है तो उसका क्रिएटर कौन है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी तरीके का कोई दस्तावेज नहीं है कि कौन वक्फ बाय यूजर का क्रिएटर है। बस उसका जो कंसेप्ट ये है कि आज कस्टोडियन कौन है प्रॉपर्टी का। तो अगर आज कोई भी प्रॉपर्टी पे का कब्जा है तो और उसके पास कोई कागज नहीं है, तो CJI ने इस चीज को पॉइंट किया कि आप ये कैसे बताएंगे कि एग्जैक्ट कस्टोडियन कौन है, कि आपने जमीन पे अधिग्रहण किया, आप किसी की जमीन पे कब्जा करके बैठ गए और 5 दिन के बाद आपने किसी और को हैंडओवर कर दिया और फिर आप 60 साल के बाद पूछेंगे कि हमारे पास कागज नहीं है, हम बैठे हुए हैं, ये कानून की दलील है। तो वो हर रूप से नाकाम रहे इस चीज को जस्टिफाई करने में। तो पक्ष की तरफ से जो दलील पेश की गई, वक्फ अपनी प्रकृति से एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है, तो वहीं विपक्ष में सरकार को क्यों दिखाऊं मैं मुसलमान, वक्फ अल्लाह के लिए है, इससे बदला नहीं जा सकता। तो विपक्ष की तरफ से ये गैरकानूनी वक्फ संपत्ति के कंट्रोल को, वहीं पक्ष की तरफ से कहा गया वक्फ का इस्तेमाल क्यों किया जाए,
विपक्ष कहता है कि कानून की यह धारा अधिकारों का हनन है। दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई। वक्फ बनाने और उसे दान देने में अंतर है तो प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। पक्ष की तरफ से कहा गया है तो विपक्ष भी अपनी अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। केंद्र ने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया। यह पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वक्फ बाय यूजर सिद्धांत का उपयोग है तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ पर कब्जा करने का ये एक जरिया है। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ कमालुद्दीन रजा साहब हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजा साहब आपके पास से आना चाहूँगा क्योंकि जो खामियां बताई जा रही थी वह कानून में, ठीक है, और कांग्रेस की तरफ से भी बताया गया, कई खामियां निकाली भी गई। अब लगातार 3 दिन बहस भी चली, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको सुरक्षित रखा गया है। पुष्पेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, यहाँ पे जो भी 3 दिन जो है लगातार जो है एसटी में जो है वक्फ जो है संशोधन को लेकर जो है अभी जो भी जो है चला जो है उसके बाद से उसे जो है कहीं ना कहीं जो है अभी ये रख लिया गया जो है ठीक है। सही बात है, यहाँ पे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जो है धर्म हो, और धर्म से अगर से जो जुड़ा हुआ जो है मामला है और वो उसमें आता क्या है, चैरिटी है, अगर से जो है ये मान ले कि जो है मठ है, या मान ले कि जो है कुछ भी है, या फिर जो है मान ले कि जो है कब्रिस्तान है, मान ले कि जो है शमशान है, तो या तो न तो शमशान से मतलब जो है आपको जो है चंदे मिलते हैं, न कब्रिस्तान से चंदे मिलते हैं। मतलब कहीं भी देखे तो इस तरह से नहीं है। तो इसमें जिस तरह से जो है केंद्र के जो है भाजपा सरकार और एनडीए अंडा गठबंधन जो अभी है सरकार द्वारा जो है कहीं ना कहीं हर बार जो है पहले जो है मतलब किसानों के लिए 3 काले कृषि कानून लेकर आए तो किसान को बता रहे थे कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। खैर ऐसा ही करते करते 750 किसान की ये जो है भारतीय जनता पार्टी जान ले ली और उसकी हकदारी है ये भारतीय जनता पार्टी, ये कोई नहीं भूलेगा और ये इतिहास में जो है लिखा जाएगा। उनके राह में कील बिछाई गई। फिर क्या हुआ कि जो है कई कानून इस तरह से लेके आए और सबके फायदे बिना किसी से चर्चा किए खुद जो है लेकर आते हैं और खुद उसका फायदा गिनवाते हैं। और जिसे जो है मतलब जिसके लिए कानून बना वो कहते नहीं मुझे कोई इसका फायदा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं रजा साहब, और मोदी जी का ले लीजिए। हाँ, नहीं ये सरकार का ले लीजिए। नहीं रजा साहब ठीक है, रजा ठीक है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आपके हिसाब से क्या कुछ कमियां हैं वक्फ बोर्ड में? देखिए, वक्फ बोर्ड हो या जो है मतलब कोई भी बोर्ड हो जो है या जो अब वक्फ कानून बना है, कानून में क्या कमियां? हाँ वो तो अब मतलब ठीक है, वो कानून बना, हम आ रहे उसी पे पुष्पेंद्र जी। मेरा कहना है कि देखिए कोई भी जो है धर्म मैटर वो नहीं करता। इसमें अब आप कह रहे हैं कि खामियां क्या है, बिल्कुल ये मैं मानता हूं कि जो है कोई भी धर्म हो कुछ न कुछ जो है कमी तो हर जगह जो है रहती है। इसे मैं कहूं कि ना कमी ना रहती है ऐसा नहीं है। सभी इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ जो है कमी रहती है, तो उस कमी को जो है दूर करने का भी काम इसका जो प्रोसेस है कि जो है पहले आप कहाँ जाना है, कहाँ रजिस्टर करवाना है, किस तरह से करना है, जब तक मौजूद जो है मतलब दोनों पक्ष नहीं रहेंगे जो है आप जो है उसको एक तो जो है मतलब वक्त कर नहीं सकते, जो है जो मतलब औकाफ है, जो दान है, जो है जो मतलब ये है जो है। तो इसको लेकर हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए था कम से कम। और भारतीय जनता पार्टी करे भी तो क्यों न करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति टिकी है जो है धर्म के आड़ में, जाति के आड़ में जो है कि नफरत फैलाओ या जो है कुछ ऐसा लेकर आओ जिससे जो है मतलब नहीं रजा साहब, मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं, ठीक है ना? आप अपने हिसाब से बता देना कि इस पॉइंट में इस समाज को दिक्कत है, ठीक है? जो पहला है, इस बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह मिलेगी। क्या आपको लगता है कि
इससे आपको आपत्ति है। दूसरा, महिला भी शामिल होगी इस बोर्ड में, ठीक। तीसरा, जो सत्यापन की प्रक्रिया थी उनमें सुधार किया जा रहा है, ठीक है। अगर कोई भैया दान करना चाहता है तो पहले उसे कागजात दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। उसे 5 साल तक इस्लाम का रहना जरूरी है, पुष्पेंद्र जी, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका भी है इसमें। पुष्पेंद्र जी, इस पे आपके भी चैनल पे लगभग मैं 10 से 12 डिबेट पहले कर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये अमेंडमेंट मतलब हो ही रहा था उसी समय। और वो चीज मैं अभी भी जो बता रहा हूँ कि जो चीज अभी आप बताए बिल्कुल सही है कि वो सब चीज जो है मतलब बताया गया कि ये है मतलब जो है किसी भी धर्म से आके जो है मतलब इसमें जो है मतलब ये रहेंगे 4 रहेंगे, वो 2 रहेंगे, ये महिला रहेंगी। तो महिला तो पहले भी थी ना। उसके बाद से अब मेरा कहना है कि आप क्रिश्चियन हो या जो है बौद्ध हो, जैन हो या जो है मतलब हिंदू कम्युनिटी, किसी इसमें जो है अब किसी दूसरे धर्म को मतलब ले जाकर बैठा दे। अब मुझे मालूम नहीं कि जो है मतलब ये है क्या चीज जो है, और आप मुझे बोले कि नहीं आप ऐसा करे कि जो है सनातन बोर्ड के आप जो है ये बन जाए जो है, और मुझे उसके बारीकी के बारे में जो है मालूम नहीं, क्योंकि जो जिस रिलीजन से ये करता है मैं जहां तक समझ पाता हूँ उसको बारीकी से वही समझ पाएगा। अब जब दूसरे लोग आएंगे तो उन्हें तो लगेगा नहीं ये गलत हो रहा है। तो उसमें जो है जो अनुच्छेद जो है मतलब 25 और 26 जो है 28, 29 को जो आप देख ले जो है, या फिर जो है आप जो है अनुच्छेद 14 को देख ले जो है, इन इतना ही को देख ले जो है, इससे चलिए ठीक है सर, ठीक है। मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। अल्पसंख्यक के अधिकारों मैं ठीक है ठीक है। हमारे साथ अजयवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। लेकिन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले सत्येंद्र त्यागी जी आप अपना जवाब दे दीजिए। इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को, पुष्पेंद्र भाई, कमालुद्दीन भाई, अजयवीर जी, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जवान जय किसान। मैं अपने भाई कमालुद्दीन रजा जी को और कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहता हूँ और याद दिलाना भी चाहता हूँ कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान मिला सभी, मैं ये नहीं कहूंगा किसको, ठीक है, पाकिस्तान मिल गया मुसलमानों को, वो धर्म के आधार पर 2 देश बट गए। अब जब 2 देश बट गए तो पाकिस्तान में, टर्की में, बांग्लादेश में, किसी भी इस्लामिक कंट्री को आप उठा करके देख लीजिए, वहां पर यदि वक्फ बोर्ड हो तो मैं ये कहूंगा कि हाँ ठीक है, मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए वहां पर बोर्ड बनाया गया। किसी ने कोई बोर्ड नहीं बनाया, किसी ने कोई, ना मस्जिदों के लिए ना किसी के लिए भी कोई कुछ। चलो मुसलमानों के लिए नहीं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो हो सकता है पाकिस्तान में भी हिंदू अल्पसंख्यक थे, वहां पर हिंदुओं के लिए कोई बन जाता नहीं। धीमे धीमे जितने भी हिंदू थे वो खत्म कर दिए गए, उनके जितने भी मंदिर थे तोड़ दिए गए और 0 पर ला करके खड़ा कर दिया। अब आ जाओ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में आज की डेट में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है, सबसे ज्यादा यह संपत्ति है किसी के पास तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब वो क्यों है भाई? इतनी संपत्ति क्या मुसलमानों पर हो गई? मुसलमान तो पाकिस्तान चले गए थे, उन पर इतनी संपत्ति तो थी नहीं। अब इतनी संपत्ति कैसे और किस तरीके से ली गई? अब यदि उस वक्फ बोर्ड में कमियां नहीं है तो एक देश की इतनी सारी संपत्ति एक बोर्ड को कैसे दी जा सकती है? और जब ये आदेश आया और इसमें संशोधन हुआ तो उत्तर प्रदेश में भी ये देखा गया कि सिर्फ 1400 या 1500 संपत्तियां ऐसी थी जो वक्फ में रजिस्टर्ड, मतलब शासन में रजिस्ट्रेशन था, जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया तो वो संपत्ति कैसे वक्फ बोर्ड की हो गई? और सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के द्वारा संपत्तियों को हथियाना और कहीं पर भी जाकर के अपना बोर्ड लगा देना और ये कह देना कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो ये गलत है। इस तरीके से ये हिंदुस्तान जो है ये सबका है, ये हिंदू। चलिए ठीक है त्यागी जी, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अजयवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आऊंगा त्यागी जी आपके पास, ठीक है। अजयवीर जी, ठीक है, आपने भी देखा होगा 3 दिन से लगातार वक्फ कानून को लेकर बहस चल रही थी,
ठीक है। और दलीलों में कई तरीके की चीजें भी देखने को मिली, मोक्ष, स्वर्ग, परलोक, कई तरीके की दलीलें पेश की जा रही थी। आपके हिसाब से क्या वो अहम पॉइंट रहे होंगे? ये रजा साहब ने कुछ उंगली उठाई हुई है, पहले शायद रजा साहब कुछ कहना चाहते हैं। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, रजा साहब आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल दूं? जी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये जो संशोधन आया है, ये एक समय के साथ में रिफॉर्म्स आते हैं हर एक्ट में। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी कानून जब बनता है तो वक्त के साथ में बहुत सारे बदलाव आते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं और इकोनॉमी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो जो चैलेंजेस होते हैं गवर्नमेंट के पास में, किसी भी सरकार के पास में, हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी, बिल्कुल, तो उसके हिसाब से सामाजिक तौर पर जो स्थितियां परिस्थितियां होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए हर कानून में समय समय पर कोई ना कोई अमेंडमेंट आता रहता है, संशोधन आता ही रहता है। तो ये जो, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि विदेशों में अगर हम टर्की को लेके चलें तो 20वीं शताब्दी के शुरू में मुस्तफा कमाल पाशा जब आए थे तो उन्होंने रातों रात टर्की को यूरोप बनाने की कोशिश की। उन्होंने इतने ज्यादा चेंजेस लेके आए क्योंकि उनको लगा कि वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है। जब युद्ध में उनको पराजय का सामना करना पड़ा वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं सामाजिक ढांचे में कहीं कोई परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसकी वजह से हम समय के साथ नहीं खड़े हुए और हमें जो है इकोनॉमी में, मिलिट्री में, हर जगह जो है दूसरों से पिछड़ना पड़ रहा है। एक ऑटोमन एम्पायर की नींव थी, इतनी भारी, इतना बड़ा एम्पायर था, उस जमाने का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था ऑटोमन एम्पायर, टर्की का जो एम्पायर था। और समय के साथ साथ क्या होता है, सब चीजें फिर मोनोटोनस हो जाती हैं, रूटीन बन जाती हैं, लेकिन दूसरी सभ्यताएं जो है तरक्की करती रहती हैं और अंत में एक दिन आता है जब आपको महसूस होता है कि आप पिछड़ गए हैं। वही टर्की में हुआ। मुस्तफा कमाल पाशा ने जो है, उन्होंने जो है जो चर्च, उनका चर्च यानी उनके जो मौलवी हैं, उन सबको बाईपास किया और बाईपास करके नेशनल लेवल पर, सेक्युलर लेवल पर जाकर उन्होंने जो है रिफॉर्म्स लेके आए। हमारे देश में मुझे थोड़ा कहना पड़ेगा कि चूंकि हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, कहीं ना कहीं जो है राजनीतिकरण हो जाता है। जब हम रिफॉर्म्स करते हैं तो कोई उसको अपोज करता है, कोई उसको प्रपोज करता है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूंगा कि ये जो राजनीतिकरण है ये नहीं होना चाहिए। अब रही ये बात, ये 3 दिन की जो बहस हुई इस बारे में मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि चूंकि अभी जो है मामला विचाराधीन है, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए हमको जिससे वो हमें जो है ना कोर्ट को हम बाईपास करने की कोशिश करें। जो बहस हुई है वो बहस सारी मीडिया में है कि वकीलों ने क्या कहा है, वकीलों ने किस तरीके से सपोर्ट किया है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि हिंदू मंदिरों के बारे में पिछले कई दशकों में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। जहां तक मैं जो है, मुझे याद है कि वैष्णो देवी में जो है बोर्ड बना था और उसके बाद वैष्णो देवी में कितना सुधार हुआ, यात्रियों को कितनी सुविधाएं मिली। और ऐसे जो है हमारे सैकड़ों मंदिरों में जो है उनको जो है गवर्नमेंट ने जो है एक स्ट्रक्चर दिया। स्ट्रक्चर से क्या हुआ कि जो पैसा जो है जो प्राइवेट पार्टीज उठा के ले जाती थी और वो जो है डेवलपमेंट के काम नहीं आता था, मंदिरों के सुधार के काम नहीं आता था, वो मंदिरों में सुधार के काम में आना शुरू हुआ। तो जो प्राइवेट इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा धर्म की आड़ में, चैरिटी की आड़ में हमेशा प्रॉफिट करता है। तो वो चीज को जो है कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने हमेशा कोशिश करी है, लेकिन कुछ ही कारणों से हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के अंदर जो बदलाव आया उसको कभी भी जो है कम्युनिटी ने रेजिस्ट नहीं किया। लेकिन मुस्लिम्स में जो है वो धर्म के बारे में जो है थोड़े से काफी पर्टिकुलर हैं और धर्म को काफी ज्यादा जो है अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। तो मुस्लिम्स के लिए ये बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस है।
मैं उनके साथ खड़ा होकर अगर सोचूं तो उनके लिए एक बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ हो रहा है। हाँ यहाँ जो संशोधन हो रहा है उसको अगर हम इस नजर से देखें कि मुस्लिम्स के फायदे की बात भी हो सकती है, अगर उस पर्सपेक्टिव से, उस डायरेक्शन से सोचा जाए। अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखूं, मैं ये मान के चलूं कि इस देश में जो भी संशोधन होगा, जो भी रिफॉर्म होगा, उसका फायदा हम सबको होगा। ठीक है। जैसे वक्फ में रजिस्ट्रेशन का एक एस्पेक्ट है, 1924 के बाद वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। हाँ। आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड है। लीगल एंगल से तो मैं देखूंगा कि रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। हाँ। क्योंकि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का स्टेटस कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी गलत ही होगी, गलत मतलब उसका जो है एक्विजिशन गलत हुआ होगा। मेरा कहना ये भी है कि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी गलत हो भी सकती है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास वापस। रजा साहब, अभी अजय वीर जी ने साफ तौर पर बताया कि अगर कुछ भी संशोधन होता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी के खिलाफ है, उसमें फायदा भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें, ठीक है, क्या नहीं है और क्या दान में नहीं मिला, ठीक है, सब कुछ है, स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, ईदगाह, नदी, नाले, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है कि आखिर उनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, क्या उन सभी लोगों को मिल पा रहा है जो जरूरतमंद है? जी पुष्पेंद्र जी, देखिए यहाँ पे अभी जो है एडवोकेट जो है अजय वीर सिंह जी, और इनका उम्र जो है उससे अंदाजा लगता है कि काफी ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा जो है, मतलब देखे होंगे, विश्लेषण किए होंगे, जो है अच्छी बात है, डजंट मैटर। यहाँ पे सीधी सी बात है कि पहले यहाँ पे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, हिंदुस्तान को छोड़कर कहीं बता दीजिए कि जो है मतलब कोई हिंदू का बोर्ड है क्या? बोले उसके बाद बोले डजंट मैटर, डजंट मैटर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन लेते हैं एक बार, सुनने के बाद इनकी बात पूरी हो जाएगी तो जवाब दे देंगे। नहीं, त्यागी जी एक एक करके, मानते नहीं है, त्यागी जी एक एक करके, वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं हमारे, इतने बड़े। नहीं, इनको जवाब मिल जाएगा, रजा साहब को जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने क्या लिखा? डजंट त्यागी जी सुन लीजिए। अरे ठीक है, एक एक करके बोलिए। त्यागी जी शांत हो जाइए, आपके पास में आ जाऊंगा। एक बार इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। रजा साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, आप सुन लीजिए। उनके लिए भी क्या डजंट मैटर? अरे भाई, कम से कम कोई कमेंट करते हो तो सोच समझ के सही से तो कमेंट किया करो। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पुराने अधिवक्ता हैं, मतलब इतने अनुभवी अधिवक्ता हैं, आपने लिख दिया डजंट मैटर, मतलब सब कुछ खत्म। अरे मेरे भाई रजा साहब, कुछ चलिए, वो माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। रजा साहब आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। त्यागी जी ठीक है, पाकिस्तान आप बात तो सुन लीजिए, ठीक है। अच्छी बात है, पाकिस्तान संरक्षण कर रहा है, सुन लीजिए, आतंकवादियों का। आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तुरंत, रजा साहब। ये बात ही करते हैं साहब। ठीक है, रजा साहब बात पूरी कीजिए। अब इनका जो हुटर बंद हो तभी तो मैं चालू हूँ। ठीक है, अब देखिए हुटर, अब ये कौन सी शब्द है? ये कांग्रेस की भाषा है, परिभाषा है, ये क्या है? आप इंडिया वॉइस के चैनल पर बैठ करके और इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसे शब्दों का मैं उपयोग करूंगा तो अभी आपको कैसा लगेगा? अभी आप बोले एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया बीच में। नहीं, अभी आप जब भी आप आते हैं अभी इसी तरह से करते हैं, मेरे को तो लगता है दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी पद्मनी जी। चैनल पर आप बैठ बैठे हुए आप लगा के आ जाते हैं। नहीं त्यागी जी, रजा साहब ये पूरा टाइम ऐसे ही खराब चला जाता है, ठीक है। आप एक एक करके बोलेंगे तो। इन्होंने शब्द का उपयोग कर दिया कि हूटर बंद करो। चलिए ठीक है, कहाँ की भाषा है? अब मैं अपने मुद्दे पर आ जाऊँ, मैं अपने मुद्दे पर आ जाऊंगा। और ये जो मतलब थोड़ी जो खिचड़ी पकाने के लिए बैठे कि मतलब नहीं वो बोले हम बोले, वो बोले हम बोले। रजा साहब अब उसी मुद्दे पर आ जाइए, बात कीजिए अपनी पूरे। देखिए, अजब बात है कि जो है भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई विपक्ष हो या कोई भी अगर के जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हो या फिर जो है कोई भी जो है मतलब राजनीतिक विश्लेषक हो, अपनी बात जब वो रखने लगते तो इन लोगों को अगर से नहीं जो है कुछ अच्छा लगा इनको तो छटपटाहट क्यों होने लगती है। पहली बात, मैं क्या कह रहा था कि ये इनके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। ये बोल रहे थे कि जो बताइए जो है कि भारत को छोड़ के, देश को छोड़ के जो हमारा जो देश है भारत, कहीं जो है मतलब जो है हिंदू बोर्ड है क्या?
अब इसीलिए हम जो है कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रवक्ताओं को शायद जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही ज्ञान मिलता है। अब बताइए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू वक्फ बोर्ड है, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एवाकुई जो है ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो है, जो ईटीपीबी जो है पाकिस्तान सरकार यहाँ पाकिस्तान का वक्फ बोर्ड है एक। दूसरा जो है तमाम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और दूसरे गैर मुस्लिम धार्मिक प्रॉपर्टी को बोर्ड में शामिल किया गया है। उसके बाद से बांग्लादेश में भी जो है दुत्वार प्रॉपर्टी जो बांग्लादेश में सरकार द्वारा जो है हिंदू वक्फ बोर्ड है, ये इनको नहीं पता है, तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं रजा साहब, मैं बोल रहा हूं कि दूसरे देश में क्या है क्या नहीं। मेरी बात सुनिए, दूसरे देश में क्या है क्या नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए बोर्ड है या बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए बोर्ड है, लेकिन आप ये देखिए ना वहां पर हिंदुओं की हालत क्या है, वहां पर हिंदुओं की हालत क्या है, आप ये देखिए। इस बात का जवाब देंगे कमालुद्दीन रजा साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ ली, देख लीजिए ये फिर कंटिन्यू है, मुसलमान है, ये फिर कंटिन्यू है, ये फिर कंटिन्यू है। रजा साहब मुसलमान है नहीं? हाँ या ना? आप मुसलमान है ना? बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए, आप मेरे को एक वीडियो दिखा दीजिए, एक अपनी वीडियो दिखा दीजिए कि आपने आगे आकर के ये कहा हो कि बांग्लादेशी मुसलमान भाइयों समझ में आ रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का अंदर का ये आप अच्छा इस प्रकार की बात ये जो कर रही है, ये एक करने नहीं सम्मानित। ठीक है रजा साहब, एक मिनट आप शांत रहना। लड़ाई लड़ चुके, एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। ये बात बताइए नहीं देंगे पाकिस्तान में नहीं, जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं इसीलिए मैं इनको बताया था, और पुष्पेंद्र जी उल्टा हमसे ही सवाल कर बैठे और बड़ी उनको मैं कोट किया था कि जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिसाल दी, तो मैंने इनको बताया अरे भैया नाम मैं जवाब दे दूंगा रजा साहब, मैं जवाब दे दूंगा रजा साहब, मैं जवाब दे दूंगा। एक बार सुन लेने दीजिए क्या बोल रहे हैं। जी मुझसे ही सवाल करने लगते हैं। नहीं रजा साहब, मैं इनके सवाल का जवाब दे दूंगा अभी। जवाब मैं दिया, मैं इनके सवाल का जवाब दे दूंगा अभी त्यागी जी अपनी बात दोबारा कीजिए, क्योंकि समझ नहीं पाया मैं क्या बोल रहे थे आप। मैं कमालुद्दीन रजा साहब से ये बोल रहा था कि आप एक मुसलमान है, अभी आप ये कह रहे हैं कि हम लोग चलो व्हाट्सएप से यूनिवर्सिटी पढ़ के आते हैं, आप तो अच्छी जगह अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आ रहे। तो जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे थे, आप मेरे को एक वीडियो दिखा दें अपनी, कमालुद्दीन रजा साहब अपनी दिखा दें, ये जो सच्चे मुसलमान है और 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो ये बताएं, ये इन्होंने आगे आकर के कहा हो उन मुसलमान भाइयों से कि भाई अत्याचार मत करो। नहीं त्यागी जी ये क्यों कहे, पहले बताइए। नहीं त्यागी जी ये क्यों कहे, मतलब ये कहाँ से क्यों कहे? इनका बांग्लादेशियों के साथ कोई रिश्ता है क्या? भाई ये मुसलमान है, मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों को समझाएं, आतंकवादी जितने हैं यही सब तो मुसलमान ही क्यों, ये आगे त्यागी जी फिर आप कुछ भी बोलने से लगे हुए हैं। आतंकवाद होता रहेगा, नहीं त्यागी जी नहीं, गलत बात है, गलत बात है, आप क्या कह रहे हैं? गलत नहीं, अपने समाज को समझाना पड़ेगा। नहीं त्यागी जी आप सभी मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं मैं बोल रहा हूँ जब तक मैंने गलत बात है त्यागी जी। नहीं तो ये मुसलमानों को नहीं, ये अपने लोगों को समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे, बच्चों को नहीं। अरे त्यागी जी मैं ये बोल रहा हूँ नहीं त्यागी जी आप जिहाद बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। त्यागी जी किसी से भी रिश्ता जोड़ देते हैं, ठीक है वो बांग्लादेशी हैं, वो अलग पाकिस्तानी हैं, ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं कि भैया अपने भाइयों को समझाइए। भाई जब तक आप मुसलमान भाइयों से नहीं कहेंगे कि भाई आतंकवाद को बंद करिए, ये आतंकवाद से कहीं बात का रूर नहीं मिलने वाली है। नहीं आतंकवाद से नाम क्यों जोड़ रहे हो बात करिए, नहीं आप फिर उल्टी बात कर रहे हैं, आप इनका नाम क्यों जोड़ रहे हैं आतंकवाद से? ये बयान गलत है आपका, बिल्कुल गलत है। वो कश्मीर में आते हैं, त्यागी जी बिल्कुल गलत है, वो कश्मीर में आते हैं धर्म पूछ करके। ठीक है अब फिर बात वही आएगी कि बीजेपी के नेता जो बयान देते हैं धर्म पूछ करके गोली मारी जाती है, धर्म पूछ करके गोली मारी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म पूछ करके कश्मीर में पहलगांव में जो गोली मारी जाती
25, 26, 28 और 29 क्या कहता है, 14 क्या कहता है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। अगर ये इतना सही- ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए, आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनली बहस हो रही है। ठीक है अजयवीर सर, यहाँ बताइए। आपको क्या लगता है कि जो फिलहाल दलीलें पेश की गई और जो विपक्ष है या फिर ये कहें जो याचिका करता है, वो ऐसा कौन सा मुख्य पॉइंट है जिससे सबसे ज्यादा आपत्ति लग रही है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अभी ना थोड़ा सा बहस जो है दूसरी दिशा में चली हाँ, जाती दूसरी दिशा है। में चली, उसके लिए माफी और चाहता हूं। ये इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक साथ रहते हैं, लड़ते भिड़ते हैं, एक परिवार के हिस्सा हैं। तो ये लड़ाई भी बड़ा हेल्दी साइन है। कम से कम ओपनली बहस तो होती है, ओपनली हम एक दूसरे की सुनते तो हैं। बिल्कुल। और ये जब इस्लाम आया था उससे पहले हम सब लोग हिंदू ही तो थे, तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, हमारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, हमारे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, और अगर हम डिसएग्रीमेंट्स को बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ा हेल्दी साइन है, और ये इस देश में ही हो सकता है। अब आपका जो प्रश्न था कि ये जो ऑब्जेक्शंस जो हैं जिन्होंने याचिकाकर्ता ने डाले हैं, उनके ऑब्जेक्शंस क्या हैं? मैंने पहले भी बोला था कि ये पॉलिटिसाइजेशन है। बिल्कुल। जब कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार संशोधन लेके आती है, रिफॉर्म्स लेके आती है, तो उसके इंटेंशंस को जरूरी नहीं है कि खराबी हो या पॉलिटिकल हो। मुझे लगता है कि उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, हेल्दी एस्पेक्ट, उसको भी देखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मंदिरों के मामले में जब हुआ था तो कुछ लोगों ने अपने अटकलें लगाई थी कि इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, पर अल्टीमेटली ये हुआ कि मंदिरों के जब मैनेजमेंट इन्होंने अपने हाथ में लिया तो उसके बाद मंदिरों का मैनेजमेंट अच्छा हुआ, वहां पे सुविधाएं लोगों के लिए बढ़ी, और एक आम जनता के लिए वहां पर जो है इतनी सुविधाएं हुई कि आज दर्शन करने हम जाते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दर्शन करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ याचिका आजकल जो है ड्रॉप ऑफ हैट पे याचिका हो जाती है, किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। पॉलिटिसाइजेशन, हिंदू मुस्लिम में मिसट्रस्ट बढ़ गया है। हाँ। और ये मिसट्रस्ट का रीजन बड़ा सिंपल है, हम सब एक ही डीएनए के लोग हैं। अगर भारत में इस्लाम के आने से पहले देखें तो हम सब लोग एक ही डीएनए है। हम सबको आपस में लड़ाना किसी के तो भाग्य मतलब फायदे के लिए है। जब हम लोगों ने साथ मिलकर फ्रीडम मूवमेंट लड़ा था तो हमारी शक्ति कितनी ज्यादा थी। आज भी स्थिति ये है कि मुस्लिम्स को हमारी सरकार को ट्रस्ट करना चाहिए। मुस्लिम्स को ये मान के चलना चाहिए कि मुस्लिम्स, मैंने विदेशों में बहुत देशों में गया हूं और मैंने देखा है कि जो मुस्लिम्स की स्थिति इस देश में है इतनी अच्छी स्थिति बाहर नहीं है। और मैंने देखा है कि मिसट्रस्ट भी है, और हमारे यहाँ हम लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ में उलझाने का काम कुछ बाहर की ताकतें करती हैं। बिल्कुल। और उस ताकतों की वजह से हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है छोटी छोटी चीजों में। और यहाँ तक सवाल है कि ये जो अभी जो मुद्दा है ये है इसका वक्फ का। वक्फ का मुद्दा जो है उसमें एक बड़ा हेल्दी डायलॉग हो सकता है गवर्नमेंट के साथ में। लेकिन क्या होता है कि कुछ भी हुआ और हम जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वो एक पॉलिटिसाइजेशन होता है। हमेशा कुछ वकील जो है एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं का पक्ष कोर्ट के सामने ले जाकर रखते हैं। वकील को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लॉ की बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल बात कम करनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मैं जो है ना इस राजनीति बहस का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा काम है कि मैं आप लोगों के सामने एक स्थिति रखूं कि जिससे आपको ये पता लगे कि सरकार अगर कोई काम कर रही है तो हो सकता है कि वो कानूनन सही हो। आज सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देगा ये मुझे नहीं पता, आपको देखना बिल्कुल पता। विचारधीन। हम एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, ठीक है। मतलब एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं बता सकते। ठीक है रजा साहब, क्योंकि बात वही है, अगर किसी भी चीज का मैनेजमेंट अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट में बदलाव किया गया है, और जब मैनेजमेंट अच्छा होता है तो जो विकास है वो भी अच्छे से होता है, और ये यहाँ पर इस कानून में किया गया है। और ये जो है मैं थोड़ा सा और बता दूं कि कभी भी किसी भी धर्म में चैरिटी के नाम पर, धर्म के नाम पर हमेशा जो है मैनिपुलेशन होती है। मैं मुस्लिम्स के लिए नहीं कह रहा। अपनी बात रखे, ठीक है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, या अपनी बात रखे। सुन लीजिए राजनीतिक बात में नहीं जाना चाहता हूँ।
मैं बात पूरी कर दूं? नहीं रजा साहब इन्होंने स्पेशल किसी एक धर्म के लिए थोड़ी बोला है। ये तो पहले ही राजनीति कर गए, क्योंकि एडवोकेट साहब जो है। अब मेरी बात यहाँ पे ये रही कि जब मामला किसी भी धर्म का हो, मैं कहता हूँ कि एडवोकेट साहब क्या जो है हिंदू बोर्ड में या जो है मतलब किसी और बोर्ड अच्छा में, नहीं रजा साहब आप मुझे बताइए, आप मुस्लिम धर्म की तरफ से बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं? मुझे ना एक बात अपनी पूरी करनी है। मैं तो मतलब जो है, अगर मुझे मैं परमिशन दूं तो मैं कुछ एक बात आपको पता नहीं है। सुन लीजिए एक बार क्या मैं एक बात हाँ अजय वीर जी ये जो बोर्ड के अंदर जो है नॉन मुस्लिम्स की जो एंट्री है उसके बारे में जो बात है, मुझे लगता है कि जो कोई भी मैनेजमेंट होना चाहिए उसका सेक्युलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसका सेक्युलर स्ट्रक्चर का मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें जो है जो बाकी जो लोग आएंगे वो हिंदू ही होंगे, वो और भी धर्म के क्रिश्चियन भी हो सकते बिल्कुल, हैं, ये तो तय किया भी हो सकते हैं। अच्छा ये जो अब जैसे वहां के बोर्ड में, वहां के वैष्णो देवी के बोर्ड में जहां तक मुझे पता लगा है कि हर धर्म के लोग आते हैं वहां पे उसमें बोर्ड में, और वहां के जो एसडीएम वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग वहां पे अपॉइंट होते हैं उसके अंदर मुस्लिम्स भी होते हैं। मैंने जगह जगह देखा है मुस्लिम्स जो है उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन होता है और वहाँ टेम्पल्स भी होते हैं। वी ट्रस्ट आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, so they have to trust us also. बिल्कुल। I mean, they have to trust the government in this aspect. I think रजा साहब के अपने इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, because let me tell you, एक हिंदू होकर पाकिस्तान में रहकर मुझे पता है कि लोगों में उनके चैलेंजेस क्या हैं। ऐसे ही वो इनसिक्योरिटीज हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को भी हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम्स को हमेशा ही एक अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत जो है मतलब एक पॉलिटिकली वोट बैंक की तरह ट्रीट किया गया है। मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जो है मिसगाइड किया गया है, चाहे वो बाहर की शक्तियों ने किया हो, चाहे इनके लीडर्स ने किया हो, हमारे भी लीडर्स ने हमको हो सकता है मिसगाइड किया हो, लेकिन पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ऊपर उठकर इनको अपनी गवर्नमेंट को ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है सिंह साहब, ठीक है रजा साहब, बेटर वे ऑफ डूइंग इट। हाँ ठीक है रजा साहब, किए गए हैं उसको लेकर आप जो है क्या सोच रखते हैं, इसको आप थोड़ा क्लियर करते जो है। जैसे जो उसमें जो है मतलब दूसरे धर्म के लोग रहेंगे जो है, उसके बाद से जो है जैसे 5 साल का जो है आप मुस्लिम है ये प्रमाण दे जो है, मतलब उसके मजिस्ट्रेट का जो है मामला जो है, ये सब चीज जो अमेंडमेंट करके लाया गया जो है, इस पे आप थोड़ा जो है खुद ही जो है मतलब बता दे। अगर आप अभी बार बार बोल रहे हैं कि मैं राजनीति से दूर हूं, तो राजनीति से हटके एक वकील के हिस्से, गार्जियन के हिस्से कि आप ठीक है एडवोकेट है, तो आप इस पे बता दे कि ये जो लेकर आई है सरकार, इसमें इसको कितना हद तक आप सही मानते हैं? अच्छा मैं एक बात पूछूं, जो भी पॉइंट आउट है, ठीक है एडवोकेट आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आई विल आंसर योर साहब, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। भी ये संशोधन जब आया है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मेरा कहना यह है कि जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जब ये वर्किंग में आएगा, तब आपको इसकी कमियां नजर आएंगी, तब आप अप्रोच करिए, तब उन क्वेश्चंस को रेज करिए जो क्वेश्चंस आपको रेज करने चाहिए। मैंने कोट किया कि उसमें जो है गैर मतलब जो है मतलब किसी दूसरे धर्म के, उसके बाद से 5 साल का मुस्लिम होना, उसके बाद से जो है मतलब और भी जो है मतलब कई जो ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है 1991 को जो आप दूर हटा दे जो है, जैसा अनुच्छेद 14 आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं जो है समानता का अधिकार 19 अनुच्छेद। रजा साहब इसमें कहा गया है कि अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं, आप लगातार क्वेश्चन करते रहते हैं, अगर बात हो रही है तो मैं भी तो नहीं, तो मैं आपके सवाल को ही क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपके सवाल को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है मैं आपके सवाल को क्लियर कर रहा हूँ, आप सवाल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं दरअसल, ठीक है आप पूरे सवाल ही नहीं बता पा रहे हैं उनको। उनके पास हिंदू धर्म में जिस तरह से वर्णों का जिक्र है, तो मैं कहता हूं सचिन ने क्या किया भारतीय जनता पार्टी का प्रयास। अगर आप जिसका हिंदू धर्म में वर्ण कहते हैं, हिंदू धर्म में वर्ण कहते हैं, क्या हिंदू धर्म में कोई जो है मुसलमान जो गरीब जो है वहां पर जाकर जो है मंदिर में या कोई भी पंडित बन सकता है, वो जो है मुसलमानों को जवाब दे दे। अगर आप नहीं
ज्यादा यही सुनना चाहते हैं। एक एक करके सुन लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे बहस नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। त्यागी जी शांत हो जाइए, रजत साहब आप भी शांत हो जाइए। अब सीधा सा मैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है रजत साहब बात रखिए अपनी, ठीक है, इस तरह बहस मत करिए, इस तरह समझ में नहीं आएगा। आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए, ठीक है। जब शांत हो जाओ तो मुझे बता देना रजत साहब, ठीक है। आवाज डाउन है, बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप मुझे एक सीधा सा जवाब दे दीजिए, ठीक है। अभी त्यागी जी ने भी वही बात कही शुरू में, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, लेकिन उस जमीन का जो गरीब मुसलमान हैं उनको क्या फायदा मिल रहा है? आपके आस पड़ोस में किसी को फायदा मिल रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बात बोला हूँ उस पे अडिग रहूंगा। हाँ, चाहे आप लाख जो है माइक, अरे भैया ये क्यों बार बार जो है बक रहे जो है। त्यागी जी प्लीज, नहीं मेडिकल हॉस्पिटल जाए भाई। ठीक है, बहस मत करिए, ठीक है, डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। नहीं, बहस मत करिए, कोई तरीका है, मतलब जो ठीक है। ये विदेश में कभी बैठे होते नहीं है क्या जो है। अरे त्यागी जी, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, रजत साहब से मैं उनसे जवाब ले रहा हूँ। अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? ठीक है, गरीब मुसलमान, ठीक है, नहीं, एक बार त्यागी जी की बात डाउन कर दीजिए, ठीक है। रजत साहब अब अपनी बात पूरी कीजिए आप। रजत साहब बोलिए, सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, बोलने दीजिए। नहीं, त्यागी जी की आवाज डाउन कर दीजिए आप, त्यागी जी का आवाज डाउन कर दीजिए, ठीक है, आवाज डाउन। आप बोलिए, अरे आप अपनी बात बोलिए रजत साहब, आप कुछ भी जो बोलने आ जाता है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक है। आप इधर उधर की बात नहीं। के साथ जो है प्रमाण मांगता हूँ कि एक बार जो एक डकैती नहीं निकलती, पूछा कि जो अनुच्छेद 25 और 26 क्या कहते हैं, अनुच्छेद 28 29 क्या कहते हैं, वो अनुच्छेद जो 14 क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट वर्कशिप एक्ट। ठीक है, दोनों के बात डाउन कर दीजिए, अजय वीर जी, क्योंकि बात शायद जो आप कह रहे थे कि जो कुछ लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, और जबकि उनको सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। अभी तो संशोधन हुआ है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भैया वो उनके खिलाफ है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी गुमराह करने का काम करती हैं, ठीक है। तो कई तरीके की बातें आ रही हैं, और मेरा सीधा सा सवाल ये था कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति है और क्या नहीं है, ठीक है, सब कुछ है, अस्पताल भी हैं, स्कूल भी हैं, लेकिन उनका फायदा किस गरीब मुसलमान को मिल पा रहा? आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में है, कुछ ही लोगों के हाथ में है। वक्फ में जो है आपको पता लगेगा कि किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है, वो बड़ी बड़ी पुरानी इमारतों को भी क्लेम करते हैं, तो वो उन वेस्टेड इंटरेस्ट का ही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अदरवाइज मैं देखता हूं कि अगर ये सही तरीके से रिफॉर्म्स को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो शहर इसके मुसलमानों के जो एक बहुत बड़े तबके को, जो अंडर प्रिविलेज क्लासेस हैं, बहुत फायदा होगा इसमें। उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन से जो है ये भी होगा कि वो जो प्रॉपर्टीज जिसका इलीगल जो है एक्विजिशंस वगैरह भी जो हुए हैं, देखिए जब वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं तो इलीगल काम भी होते हैं। तो ये जो है वक्फ के अंदर जो है, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी। मैं वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि दिस कैन बी डन एनीवेयर। क्रिश्चियनिटी में भी हो सकते हैं, हिंदुइज्म में भी हो सकते हैं, बुद्धिज्म में भी, हर जगह हो सकते हैं। बिल्कुल, किसी देश में भी हो सकते हैं, किसी भी देश में हो सकते हैं। उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमको जो है अगर समय के साथ चलना है तो ये हिंदुस्तान अब 100 साल पुराना हिंदुस्तान नहीं है, 50 साल वाला भी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि 20-25 सालों में जो चेंज आया है टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारे मुसलमान भाई बहनों को भी जो है रिफॉर्म्स को साथ में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, और अपने भाई बहनों को जो हिंदू हैं और धर्म के लोग हैं, क्योंकि यहाँ अगर वो लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब है, तो गंगा जमनी तहजीब की जो आधारशिला है वो म्यूचुअल ट्रस्ट है। जितना रिस्पेक्ट हम इस देश में अपने बहन भाइयों को देते हैं, मैं विदेश में गया हूँ, मैंने देखा है कि अपने मुसलमान भाइयों को जो है वहां के मुसलमान भाइयों से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। मुझे ये कहना है कि इनकी जो पहली आइडेंटिटी है वो भारतीय होना है, क्योंकि ये यहीं के हैं,
और यहाँ पे चाहे धर्म इनका अलग हो सकता है। मैं कहता हूँ लीगैलिटीज में अगर हम जाएंगे तो वो बहस बहुत लंबी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कुछ भी बोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारे मुसलमान भाई बहनों को जो है अपने हिंदू भाई बहनों से के ऊपर और बाकी धर्म के भाई बहनों के साथ में एक म्यूचुअल ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जो भी वक्फ बोर्ड में आएंगे, अगर उनकी वर्किंग में कोई गलती होती है, कमी आती है, तो उसको पॉइंट आउट करने का समय मिलेगा, समय रहेगा। ठीक है। और जो रिफॉर्म्स जो आएंगे उसके बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रजा साहब, क्योंकि इतनी संपत्ति है और सरकार यही तो काम कर रही है कि अगर किसी ने उस संपत्ति को कब्जाया हुआ है, ठीक है, या फिर उस संपत्ति का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें चेंजिंग की जा रही है कि भैया ये जो प्रक्रिया है वो सही हो सके। अब इसमें आपको आखिर कौन बरगला रहा है कि भैया सरकार संपत्ति पर कब्जा कर लेगी? क्या ऐसी चीजें आपकी नजर में आ रही हैं कहीं पर? मेरा कहना है पुष्पेंद्र जी, कौन बरगला रहा है ये शब्द आप यूज क्यों? खैर ठीक है, आपकी स्वेच्छा है, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है एडवोकेट जो है अजय वीर सिंह जी से जो है हमारे जो है आदरणीय है, मैंने उनसे सीधा सीधा जो है मतलब जो है कुछ पहलुओं पे जो है जो अमेंडमेंट हुआ और उसमें जो बातें निकलकर सामने आई उसको लेकर जो है कोट अनकोट करने को कहा था। न कि ये जो बात बोल रहे थे ये है, ऐसा है, वैसा होता है, ये मतलब मुझे कोई काफी नहीं लगा। माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे तो जो है अजय वीर सिंह जी जो नहीं कीजिए आप। मेरा यहाँ पे साफ साफ कहना है कि अगर इनको अजय वीर सिंह एडवोकेट है और इनको मालूम है कि मुसलमानों के पास जो मतलब जो मुसलमान है उसके पास प्रॉपर्टी जो है वक्त की जो है वो बहुत है और उसका चंद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके पास डाटा होगा, सरकार के पास भी डाटा होगा। नहीं, पहली बात तो ये किसने बोला कि मुसलमानों के पास काफी ज्यादा जमीन है? बात तो ये आ रही है कि वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। हाँ, यही तो अभी नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए हंस भी रहा था मैं, इसीलिए तो मैं हंस रहा था। ये बार बार मुस्लिम कोर्ट कर रहे नहीं सुन रहे। त्यागी जी प्लीज, मैं आपके पास से आऊंगा इनके बाद आपके पास ही आऊंगा, बात पूरी हो जाएगी, इनके बाद आपके पास आ जाऊंगा। रजा साहब, हाँ नहीं बोलेंगे आपके बीच में। यहाँ तो मेरा कहना है कि ये धर्म से जो है जुड़ा हुआ मामला है। हिंदू धर्म में बहुत सारे मत है ना, वहां पे छोड़ दीजिए मुस्लिम को, छोड़ दीजिए क्रिश्चियन को, छोड़ दीजिए बौद्ध को, जैन को, किसी भी इसको छोड़ दीजिए, सिख को छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कि दलित को पंडित बनाएंगे क्या? उनसे उसको जो है सब कुछ का अधिकार उसी तरह से देंगे क्या जो वर्णों का व्यवस्था जो है मतलब करके रखा है वो आज तक। तो ये पाठ कृपया करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न पढ़ाएं। नहीं रजा साहब, हमारे हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है कि अगर किसी को ज्ञान है तो वो पंडित है। रजा साहब, हमारे धर्म में कहा जाता है अगर किसी को ज्ञान है तो वो पंडित है। पंडित बनते कौन है? पंडित बनते कौन है? पंडित बनते कौन है? दलित बनते हैं, दलित बनते हैं, महादलित बनते हैं। यही तो शोषण किया जा रहा है दलित और महादलित का जो है। इसीलिए जब आवाज कांग्रेस पार्टी उठाती है, नहीं मुझे तो आपका तर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जवाब देते हैं, अरे नहीं रजा साहब, नहीं त्यागी जी एक मिनट शांत हो जाइए। त्यागी जी शांत हो जाइए। नहीं अरे त्यागी जी मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट शांत हो जाइए। त्यागी जी एक बार शांत हो जाइए। त्यागी जी एक मिनट शांत हो जाइए। रजा साहब अभी आपने एक बात कही, रजा साहब अभी आपने एक बात कही कि आखिर एक दलित को पंडित क्यों नहीं बना देते। आप मुझे ये बताइए कि जो कानून है वो आपके धर्म के अंदर जा रहा है क्या? जो निकाह कबूल करवाते हैं उनको बदला जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। अब आप सही क्वेश्चन किए तो आंसर भी सुनिएगा कृपया करके। हाँ। अब जब सुनेंगे नहीं तो वो जो है स्पष्ट होगा नहीं, कुछ भी क्लियर होगा नहीं। ठीक है, आप डिबेट खत्म हो जाएगी ऐसा ही करते करते। मेरा कहना है कि यहाँ तक जो है ये देख लीजिए, अरे अनुच्छेद 25, 26, 29 और 28 और 29
नहीं था, उसके बाद 14 मारे तो बता दो पहले इतना ही बता दो। अगर आज जीत जाओ बता दो पहले इतना ही। बार बार पूछ के आ जाता बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये जो है थोड़ा सा भी इनके पास जो मतलब ये नहीं है तो बात कैसे की जाती है जो मतलब त्यागी जी ऐसे नहीं, ठीक है ठीक है, इस तरह बहस नहीं, मैं एक एक करके सभी से सवाल कर रहा हूँ, एक एक करके मैं सभी से जवाब ले रहा हूँ, ठीक है। कराइए ना बंद। अरे कमालुद्दीन रजा साहब, थोड़ा सा तो इस बुद्धि में से निकालिए, आगे बढ़िए। आप फोन यूज कर रहे हो, लीड फोन यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, समय के हिसाब से हर चीज बदली जा रही है ना, बदली जा रही कि नहीं बदली जा रही? या आज भी 20 साल पहले के तरीके से रह रहे हो, आदिवासियों की तरह रह रहे हो? तो भाई आप भी हलाला को बंद करवाइए। जब आप बात कर, आप खुद कहते हो ना आप पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, मौलवियों से बोलिए क्या है हलाला, क्यों 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 नहीं, फिर आप देखो मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं दोनों, ठीक है, मुद्दे से भटक रहे हैं, ठीक है। वक्फ कानून पर बात हो रही है, आप इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल देते हो टीवी चैनलों पर, हिंदू धर्म के चलिए ठीक है, आवाज डाउन कर दीजिए, ठीक है, आवाज डाउन कर दीजिए, ठीक है। अजय वीर जी लास्ट कमेंट कर दीजिए आप जी, बताइए। क्योंकि अभी क्या कुछ आगे लगता है, क्योंकि दलीलें तो दी जा रही हैं और जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं आवाजें उठ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी कई तरीके की आवाजें उठ रही हैं। देखिए, जब भी बदलाव आता है तो रेजिस्टेंस होता है, तो जो रेजिस्टेंस हमारे मुस्लिम भाई बहनों की तरफ से हो रहा है ये बड़ा नेचुरल है। एक जिम्मेदारी हमारी भी हो जाती है जो मेन स्ट्रीम में सरकार के साथ में सोचते हैं, क्योंकि सरकार कोई भी हो उसमें पार्टी पीछे कोई भी हो, हम सबका जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनका फर्ज ये बनता है कि सरकार के साथ चलें, उसको सशक्त करें और जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है उसमें उनको सपोर्ट करें। तो यहाँ पर जो है जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो पैटी पॉलिटिक्स जो हो रही है, जो रेजिस्टेंस जो है वो पैटी पॉलिटिशियंस भी जो है ना एक अपने आप को जो है कुछ अचीव करने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए भी कर सकते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और याचिकाएं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा कहना यह है, जो लास्ट स्टेटमेंट आपने कहा है, मैं ये कहूंगा कि हम सबको जो है सबसे पहले आपस में विचार करके बिल्कुल और फिर जो है सरकार के इस जो संशोधन को स्टडी करके और सबसे पहले सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है रजा साहब समय कम है, जल्दी अपनी बात पूरी करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है सीधी सी बात है पुष्पेंद्र जी, मैंने जो है 25 अनुच्छेद 25, 26, 28, 29 और 14 का हवाला देकर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर और इस अमेंडमेंट में जो जोड़ा गया हुआ है उस पर प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा करके जो है जो बात एससी भी कह रही है, हमारे जो है एससी भी वही बात को जो है मतलब कोट किए जो है, और उसके बाद मैं वहां पे जब ये कर रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता फिर से वही इशारा जाओ बोल रहा है कि ये देखिए ये मुसलमान इसलिए ऐसा बोल रहा है। मैं तो अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। अरे अब तुमको संविधान नहीं मालूम है, ये भारतीय जनता पार्टी को संविधान के पन्नों पर जाया था तुम्हारे पुस्तकों ने, तो तुम लोग कैसे संविधान जानो दे? ठीक है त्यागी जी लास्ट कमेंट जल्दी, समय कम है, आवाज डाउन कर दीजिए। त्यागी जी लास्ट कमेंट म्यूट करिए। हाँ देखिए पुष्पेंद्र भाई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को साथ में लेकर के कोई भी गरीब कल्याणकारी योजना लेकर के आते हैं, उसमें उतना ही फायदा हिंदू लेते हैं, उतने ही मुसलमान लेते हैं, उतने सिख, ईसाई, जैन सब लेते हैं। तो यदि आज वक्फ बोर्ड के बिल में यदि संशोधन हो रहा है, यदि शासन प्रशासन और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी यदि वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन कर रहे हैं, ठीक है अजय वीर सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। कमालुद्दीन रजा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन वक्फ कानून पर बहस हुई, दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई, लेकिन फिलहाल जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।